नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है न्यायपालिका। न्यायपालिका से संबंधित जितने भी अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है जिनमें न्यायपालिका टॉपिक दे रखा है, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे आरपीएससी की हो, चाहे नेट हो, सीटेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, जिनके भी न्यायपालिका जो टॉपिक है उसमें, क्योंकि मैंने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को शामिल किया है। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो सभी जिलों में क्या होता है, जिला न्यायालय होता है। उन जिला न्यायालयों की जो नियुक्ति है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है जिला न्यायालय में, वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल भी परामर्श लेते हैं, जो संबंधित उच्च न्यायालय होता है उसके परामर्श से जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। और ये लिखा हुआ है अपने अनुच्छेद 233(1) में लिखा हुआ है कि जो जिला न्यायालय होते हैं उनमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल, और इसमें परामर्श लेगा वो उच्च न्यायालय के से संबंधित, जिले से संबंधित क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है। तो उस संबंधित जो उच्च न्यायालय है उसके परामर्श से राज्यपाल करता है। नेक्स्ट आता है कि अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा होता है। जो अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है वो जिला न्यायालय है, और ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 के तहत जो अंतिम अपीलीय न्यायालय होगा वो जिला न्यायालय क्या कहलाएगा, अंतिम अपीलीय न्यायालय कहलाएगा अनुच्छेद 132 के तहत। नेक्स्ट आता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। तो ये उच्चतम न्यायालय की शक्ति है मौलिक अधिकारिता। ये मौलिक अधिकारिता, ये शक्ति उच्च न्यायालय को ये अधिकार दिलाती है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं, केंद्र के और राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो गया, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली, वहाँ से क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों में अगर मत विवाद है किसी भी चीज़ को लेके, तो दोनों क्या जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं, या फिर उच्चतम न्यायालय उन दोनों में इंटरफेयर कर सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच में कोई भी विवाद है तो उसका निपटारा करने का काम कौन करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। और उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार प्राप्त होता है मौलिक अधिकारिता। ये शक्ति कहलाती है उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता, कि उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का निपटारा कर सकता है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है। तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारतीय संविधान का क्या कहलाता है, अभिरक्षक कहलाता है। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अहर्ता अनिवार्य नहीं है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी है। आयु कम से कम क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें ये नहीं आएगी कि आयु इसमें कोई डिपेंड नहीं करती है। उसमें एक प्रतिष्ठित विधिवेता होना चाहिए। 10 वर्ष तक वो क्या होना चाहिए, वकील होना चाहिए। ये न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए है, लेकिन उम्र उसमें दे नहीं रखी कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो सेवानिवृत्त की आयु है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो औपनिवेशिक भारत पहले क्या था, औपनिवेशिक भारत था। तो औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना पहले हुई थी 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अप्रैल 1973 में वरिष्ठता क्रम की उपेक्षा करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था। तो अजित नाथ रे थे। इनको वरिष्ठता क्रम की अपेक्षा करके 1973 में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय का। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य है कि ऐसे न्यायालय को अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दंड देने के भी शक्ति होती है, इसलिए उच्चतम न्यायालय क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एक ऐसा न्यायालय जो क्या कर सकता है कि न्यायालय की अवमानना करने के लिए किसी भी व्यक्ति को दंड देने की शक्ति होती है उच्चतम न्यायालय के पास में, इसलिए उच्चतम न्यायालय क्या है, एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित
पक्षकारों के बीच किस विवाद में प्रारंभिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है? तो सरकार के विरुद्ध नागरिकों के द्वारा प्रस्तुत मुकदमे, इनमें क्या है, प्रारंभिक अधिकारिता प्राप्त नहीं होती है उच्चतम न्यायालय को। बाकी इनमें देखो किस किस में प्राप्त होती है, उनको देखते हैं हम। मैं बताती हूँ आपको कि ऐसे न्यायालय को केवल अभिलेखन करने का क्या होता है, अधिकार होता है। ऐसे न्यायालय को अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति को दंड देने की शक्ति नहीं होती है। ऐसे न्यायालय को गंभीर अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दंड देने का, मृत्युदंड देने की भी शक्ति होती है। तो उच्च न्यायालय को निम्नलिखित पक्षकारों के बीच किस विवाद में प्रारंभिक अधिकारिता प्राप्त नहीं है? तो इसमें आंसर होगा कि सरकार के विरुद्ध नागरिकों के द्वारा प्रस्तुत मुकदमे, इनमें इसको क्या होता है, अधिकारिता प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट सूचना है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकारिता के क्षेत्र से संबंधित है? तो मूल अधिकारों से उल्लंघन से संबंधित जो विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। तो प्रारंभिक अधिकारिता राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा तथा उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त होगी? तो ये आता है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में ऐसे लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय क्या होगा, एक अभिलेखीय न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की क्या होगी, शक्ति प्राप्त होगी। अनुच्छेद 129। नेक्स्ट है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? तो भारत की संचित निधि देती है। भारत के जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको पेंशन देने का काम करती है भारत की संचित निधि। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य क्या रहा है? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य रहा है संविधान की व्याख्या करना। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? तो एक चयन समिति होती है उससे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के 4 क्या होते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे राष्ट्रपति, एक चयन समिति बनाई जाएगी जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के क्या होते हैं, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं जो क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार से एक चयन समिति के द्वारा, जिसमें क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, इसके अतिरिक्त होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जो क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति इनकी एक चयन समिति की परामर्श से। नेक्स्ट आता है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। किस वजह से नहीं होती है? क्योंकि उस उच्च न्यायालय के जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है तो उसमें वो क्या नहीं कर सकता है, वकील का काम नहीं कर सकता है जिस उच्च न्यायालय से वह क्या हुआ हो, सेवानिवृत्त हुआ हो। नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसे हम कैट कहते हैं, कैट को बोलते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कैट के अंतर्गत निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो चुनौती दी जा सकती है 327A के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को क्या प्राप्त होता है, मूल, अपीलीय और परामर्शदाती अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होते हैं। मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र आते हैं सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान होते हैं या फिर इसके अंतर्गत आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुख राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? तो गोलकनाथ का मामला था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला था 1967 में। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, मौलिक अधिकारों की प्रमुख राज्य के नीचे जो निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनके ऊपर उनको स्थापित किया गया था मूल अधिकारों को। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, तो गोलकनाथ मामला बोलते हैं इसको, लेकिन इसका पूरा नाम है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। नेक्स्ट है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत
भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय होता है वो नागरिकों को अपने को क्या दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार, उनकी रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। बंदे प्रत्यक्षीकरण से क्या तात्पर्य है? तो बंदे प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? कैदी को कानून के विरुद्ध जेल में न रखा जाए और उसे समीपस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि जो बंदी या फिर जो कैदी होता है उसको कानून के विरुद्ध क्या किया जा सकता है, जेल में नहीं रखा जा सकता, उसे क्या किया जाता है, जो समीपस्थ जो न्यायालय होता है उसके समक्ष पेश किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, राष्ट्रपति अगर सलाह मांगे या परामर्श मांगे तो सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देना होता है अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट आता है कि भारत का उच्चतम न्यायालय स्वाधीनता से पूर्व कहलाता था। जब अपन स्वाधीन नहीं हुए थे उससे पहले जो उच्चतम न्यायालय वो फेडरल कोर्ट कहलाता था। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो हीरालाल कानिया थे भारत के प्रमुख न्यायाधीश। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो हम किस वजह से हटा सकते हैं? संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो सबसे पहली महिला न्यायाधीश थे फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्राध्यक्ष को न्यायपालिका के द्वारा परामर्श देने का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्राध्यक्ष को न्यायपालिका के द्वारा परामर्श देने का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायपालिका की स्थिति किन देशों से मिलती जुलती है? तो भारत में न्यायपालिका की जो स्थिति है वो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की है। तो ये किससे मिलती जुलती है? अमेरिका और इंग्लैंड और अमेरिका है, उन दोनों के मध्य में है अपनी भारत में न्यायपालिका की स्थिति। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? यानी भारत के किसी भी न्यायालय में उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, वो वकालत का काम नहीं कर सकते भारत के किसी भी न्यायालय में। नेक्स्ट आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था? तो न्यायमूर्ति रामास्वामी थे, उन पे असफल महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 62 वर्ष है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन कि उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने और बढ़ाने की शक्ति होती है संसद के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिकाओं का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिकाओं का निर्णय करने का अधिकार होता है उच्च न्यायालय के पास में। नेक्स्ट आता है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक बताया था। नेक्स्ट है कि राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना या इससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार किसे दिया गया है? तो राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना और इसमें क्या करना हो, परिवर्तन करना हो, तो ये अधिकार होता है संसद के पास में। नेक्स्ट आता है कि देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं कार्यरत हैं? तो 24 हैं कार्यरत। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किस सहकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो परमादेश होता है वो सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है, रिट परमादेश। बम्बई उच्च न्यायालय कार्य क्षेत्र बताइए। तो बम्बई जो उच्च न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र होता है वो महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली और दमन दीप, ये सभी बम्बई जो उच्च न्यायालय है उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीप। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन और दीप।
नेक्स्ट आता है कि केरल उच्च न्यायालय कार्य क्षेत्र बताइए। तो केरल का जो उच्च न्यायालय क्षेत्र है उसका कार्य क्षेत्र होता है केरल और लक्षद्वीप। मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई। तो मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ कहाँ की गई थी? तो केरल में, असम में की गई थी। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, यहाँ पे मार्च 2013 में क्या की गई थी? उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन असम में नहीं की गई थी। तो मैंने इसमें 3 लिखे नहीं है कि मार्च 2013 में स्थापना की गई त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अन्य न्यायाधीशों की संख्या है 40। नेक्स्ट आता है कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति परामर्श नहीं लेता है। तो उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीशों से परामर्श नहीं लेता। उच्चतम न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनसे परामर्श नहीं लेते हैं राष्ट्रपति, जब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का अधिकार होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश वकालत कर सकता है। तो उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है तो वो वकालत कर सकता है उच्चतम न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में और अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में जिनका वह न्यायाधीश नहीं रह चुका है। अगर वो न्यायाधीश रह चुका है तो वहाँ पे वो क्या नहीं कर सकता? वकालत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा छुट्टी के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संसद बनाती है। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो के वर्मा थे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एक रिट कौन जारी करता है? कोई भी उच्च न्यायालय हो सकता है, वो जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और जो उच्च न्यायालय होता है वो क्या करता है? अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान, ये अनुच्छेद आपको याद रखने हैं रिट जारी करने के कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो कोई भी उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है, वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। जो उच्च न्यायालय है वो जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जयपुर में स्थापित की गई। तो कब की गई थी? 1977 में की गई थी। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशेषता व्यवस्था नहीं की गई है? तो व्यादेश हैं उनकी व्यवस्था नहीं की गई है। भारत में टोटल कितनी प्रकार की रिट लगाई जा सकती हैं? 5 प्रकार की रिट लगती हैं। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी प्रतिषेध, चौथी अधिकार पर्चा और 5वीं है उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार की भारतीय संविधान में क्या है? रिट लिखी हुई हैं। तो 5 प्रकार की रिट लगाई जा सकती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पर्चा और उत्प्रेषण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों ही अधिकारिता के अधीन आता है? तो मूल अधिकारों के संरक्षण, ये दोनों ही क्या आते हैं? उनके अंतर्गत आते हैं। मूल अधिकारों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकारिता क्षेत्र में आता है मूल अधिकार। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की सामान्य उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है। राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया था? तो राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम न्यायालय खोला गया था बस्सी में। ये जितने भी न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन बनते थे इंपॉर्टेंट, उन सभी की मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।